प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आया है और ऑफ कोर्स लास्ट एक दो दिन से मार्केट ऊपर भी गया है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो अबाउट 3% के आसपास का गिरावट आया है। तो जब भी मार्केट में किसी भी तरह का कोई गिरावट आता है तो वहां पे सबसे ज़्यादा या फिर मोस्ट पॉपुलर क्वेरी होता है कि क्या इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें लमसम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं या फिर वो कौन से फंड्स हैं जिसमें हम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। म्यूचुअल फंड्स में जनरली हम तीन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी, एसटीपी और लमसम। तो इस वीडियो में हम लमसम के बारे में जानने जा रहे हैं। तो लमसम में देखिए आप जनरली दो तरीके से कर सकते हैं। तो लमसम का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा पैसा एक साथ आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, दैट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। तो लमसम को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो आपने पूरा 1 लाख रुपया एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिया। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से नियर टर्म में ही मार्केट थोड़ा बहुत और गिर सकता है। इन दैट केस 1 लाख को आपने सपोज 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वहाँ पे सपोज आपने 33,000 एक बार, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से 33,000 और कुछ दिनों के बाद 34,000 इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से पूरा इन्वेस्टमेंट आपने एक साथ नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ ही दिनों के अंदर या फिर 1-2 महीने के अंदर आपने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर किसी को एसआईपी करना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहाँ पे मार्केट ऊपर है नीचे है डजंट मैटर, आप किसी भी मार्केट कंडीशन में एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी का कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टार्ट हुआ था ताकि हमें मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं हो। लेकिन हाँ, जब आपको लमसम करना है तो ऑफ कोर्स आपको मार्केट का ध्यान रखना होगा। सपोज आपने तब अपना लमसम एक बड़ा अमाउंट, सपोज 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ आपने उस समय इन्वेस्ट किया जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख, इमीडिएटली कुछ दिनों में मार्केट गिर गया, सपोज वो गिरकर अब 8-9 लाख बन गया। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में नो डाउट अभी भी अगर 10 या 15 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, अब ये जो रिटर्न्स है 10 लाख से आपको नहीं मिलेंगे, आपको 8 या 9 लाख से रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऑफकोर्स ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसीलिए जब भी आप लमसम करें तो ऑफकोर्स काफ़ी हद तक मार्केट को टाइम करें। बिना मार्केट को टाइम किए हुए लमसम करना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा आपको बोला वहाँ भी आपको रिटर्न्स अच्छे आएंगे, थोड़े कम आएंगे, लेकिन अगर मार्केट को सही से टाइम करके अगर आप लमसम करेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स आपको रिलेटिवली ज़्यादा आएंगे। नाउ हम जान लेते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस मार्केट कंडीशन में हमें लमसम करना चाहिए और कहाँ पे लमसम अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए सिंपली आप निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कर सकते हैं। बीएसई का अगर चाहें तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो चेक कर सकते हैं। इससे रफली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का करंट वैल्यूएशन क्या है और उसके आधार पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फिलहाल लमसम करना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल अगर आप निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, ट्रेलिंग पीई की बात मैं बोल रहा हूँ, तो अबाउट 22 के आसपास है। तो देखिए, जब भी निफ्टी 50 का पी अबाउट ट्रेलिंग पी अबाउट 17-18 के आसपास है तो उसे हम फेयरली वैल्यूड बोलते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल आप लमसम कर सकते हैं। उससे अगर कम है, लाइक 16 से भी कम है, तब तो बहुत अच्छा टाइम है लमसम करने का, वहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन हाँ, अबाउट 18-19 के आसपास भी ठीक ठाक वैल्यूएशन है। 20 के ऊपर जब जाता है तो ओवर वैल्यूएशन स्टार्ट होता है। तो फिलहाल हमारा जो मार्केट्स है वो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है क्योंकि 22 पे पी है। हाँ, जब ये 24-25 के भी ऊपर जाने लगेगा तब तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा और वहाँ पे तो लमसम करने का सोचना भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल मार्केट स्लाइटली ओवर वैल्यूड है अगर आप निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पी देखें तो। और अगर आप सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो अबाउट 96 के आसपास है, 96% के आसपास। तो यहाँ पे जब भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 100 या उससे ऊपर चला जाता है तो वो स्लाइटली ओवर वैल्यूड माना जाता है, और 115 या उससे भी ऊपर अगर जाने लगे तब तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, वहाँ पे तो लमसम करने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फेयरली वैल्यूड के आसपास है। मार्केट कैप टू जीडीपी की मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि 96% के आसपास है, और थोड़ा सा यहाँ से बढ़ेगा तो फिर से स्लाइटली ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट को देखें अभी तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मोस्टली ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड जोन में है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या हमें लमसम करना चाहिए? इस तरह के मार्केट कंडीशन में जनरली कुछ हद तक लमसम सिर्फ उस तरह के इन्वेस्टर कर सकते हैं जिनका
इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही उन्हें मार्केट्स का आइडिया है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए तो लमसम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि मार्केट थोड़ा यहाँ से गिरेगा, उन डर जाएंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं शायद हम मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, तो मोस्टली इस तरह के इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लमसम कुछ हद तक मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिन्हें मार्केट्स का आइडिया है, जो कि ये समझते हैं कि मार्केट गिरेगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, फिर से ये वापस आएगा और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स कुछ हद तक लमसम करने का सोच सकते हैं। लमसम में भी देखिए मैं अभी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है और जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं, क्रूड अभी नीचे आया है बट देन ये फिर से ऊपर जा सकता है। यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं, थोड़ा वहाँ पे नीचे आया है, इसीलिए मार्केट्स भी अब थोड़ा ऊपर जा रहा है हमारा। लेकिन हाँ, अभी वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा, फिर से वो ऊपर जा सकता है। यूएस में प्रॉब्लम बना हुआ है, यूरोप में प्रॉब्लम बना हुआ है, चाइना में प्रॉब्लम बना हुआ है, तो बाहर प्रॉब्लम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए। तो वहाँ पे अगर कोई एडवर्स न्यूज़ आता है तो फिर से मार्केट्स गिर सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि अगर किसी को लमसम करना भी है तो मे बी पैसे को 3 भाग में डिवाइड कर दे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसा मैंने आपको बताया था 1 लाख है तो 34,000 और मे बी फ्यू डेज या फिर एक दो महीना अगर करे तो ज़्यादा अच्छा है, 1-2 महीने के या फिर 3 महीने के इंटरवल पे, या फिर सपोज इस मंथ आपने एक पोर्शन इन्वेस्ट कर दिया, नेक्स्ट मंथ आपने 1 पोर्शन इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में एक और पोर्शन इन्वेस्ट कर दिया, 3 मंथ के होराइजन के साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करें। जनरली अगर इस तरह से किया जाए तो रिलेटिवली एक बेटर ऑप्शन होगा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। पूरा का पूरा पैसा ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करना शायद इस तरह के मार्केट कंडीशन में सही नहीं हो, बट हाँ 3 मंथ्स का होराइजन अगर आप लें, 2-3 मंथ्स का होराइजन, स्लोली अगर एक बड़ा पैसा है तो डिप्लॉय किया जा सकता है। तभी किया जा सकता है जब आपको मार्केट्स का अच्छा आइडिया है। मार्केट का अच्छा आइडिया नहीं है तो आपके लिए या तो SIP बेस्ट है या फिर STP भी अगर कर रहे हैं तो 12 मंथ्स का STP करें। ना यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में किस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के फंड ज़्यादा सुटेबल होते हैं लमसम करने के लिए। तो देखिए फिलहाल अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा रनअप आया है और इसीलिए वो थोड़ा गिरावट भी वहाँ ज़्यादा देखने को आ रहा है और शायद थोड़ा और गिरावट वहाँ आएगा आने वाले समय में। ऑफकोर्स ये भी ध्यान में रखना है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे या फिर मार्केट को ये कंफर्म होगा कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है तो वहाँ पे फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा तेजी आ सकता है। बट हाँ नियर फ्यूचर अगर देखें तो शायद थोड़ा और गिरावट यहाँ आएगा। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में ऑफकोर्स सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा खुद का कि वहाँ पे एक्सपोजर किस तरह का है। तो अगर मान लीजिए कि मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफ़ी बढ़ गया है तो ऑफकोर्स फिलहाल अगर लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में थोड़ा लमसम किया जाए तो ये एक्सेप्टेबल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुंजाइश है, वहाँ पे अगर मार्केट गिरता भी है तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट शायद नहीं आए एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो बेस्ट यही होगा कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में कुछ हद तक लमसम किया जा सके और मिड कैप स्मॉल कैप जैसे कैटेगरीज में करना है तो ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रख के करना है कि भाई नियर फ्यूचर में थोड़ा गिरावट आ सकता है और वही एक साथ पूरा नहीं डालें, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स में स्प्रेड आउट करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें। नाउ हम देख लेते हैं कि इन डिफरेंट कैटेगरीज में वो कौन से फंड्स हैं जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैंने जो भी फंड्स बताया ऐसा नहीं कि सिर्फ वही फंड्स सबसे अच्छे हैं, इनके अलावा भी कुछ फंड्स हो सकते हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया जा सके। बट हाँ यहाँ पे हमने कुछ फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड किया है। यहाँ पर आप इंडेक्स फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स का डिटेल है, नीचे निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके नीचे निफ्टी मिड कैप 150 और उसके नीचे भी निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो आप लोग का हमेशा रिक्वेस्ट आता था कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड को भी इंक्लूड करूं, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, साथ ही कुछ नए फंड्स को भी इंक्लूड किया है। लाइक देखिए इन फंड्स ने अभी 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया, जनरली हम अवॉइड करते हैं बट बिकॉज ऑफ ज़्यादातर रिक्वेस्ट के कारण हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप इन फंड्स का AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न चेक कर सकते हैं और साथ ही इनके बेंचमार्क का भी रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो इनका जो रिटर्न्स है इंडेक्स फंड्स का वो एक्सपेंस रेशियो तो यहाँ पे काफ़ी कम आता है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिटर्न्स भी जो है वो कभी भी बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा ध्यान में रखें, बेंचमार्क से हमेशा इनका रिटर्न कम आता है। इंडेक्स फंड्स उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हो सकता है
जो कि ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करना चाहते हैं, मार्केट्स का कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अननेसेसरी हेडेक्स ओवरऑल जो नहीं चाहता है उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड सुटेबल बोला जा सकता है। यहाँ पर आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप के फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए लार्ज कैप के ज़्यादातर फंड्स को अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। पहले ये बीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इसीलिए इंडेक्स फंड से भी अगर आप इनका रिटर्न्स चेक करेंगे तो इंडेक्स फंड से भी अच्छा खासा काफ़ी सारे फंड्स हैं जो कि इंडेक्स फंड से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आया है इनका, खासकर 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में। यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए लास्ट 1 ईयर में ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स का अगर आप डिटेल्स चेक करेंगे तो बहुत अच्छा है। बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इसका भी 3 ईयर 5 ईयर का परफॉर्मेंस ठीक है। यहाँ पर आप कुछ मल्टी कैप फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में भी कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्वांट का लास्ट 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, बट इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे रेड मिल जाएंगे। तो मैंने हमेशा ये आपको बताया है कि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो लार्ज कैप के जो फंड्स हैं या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं ज़्यादातर फंड्स। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स को अगर आप देखें तो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर फंड्स, कुछ ही फंड्स बीट कर पा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टॉक सिलेक्शन, और स्टॉक सिलेक्शन में भी पीएसयू। तो जिन भी फंड्स ने पीएसयू का एलोकेशन रखा हुआ है उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आए हैं रिसेंट टाइम्स में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कल सैटरडे है, शाम में 7:30 to 8:30 PM को मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।